Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of April 2025. तो गाइस आज है तारीख 11 अप्रैल 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, हाईलाइटेड कंटेंट, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम एक बार जाकर टेलीग्राम को विजिट ज़रूर से कर लेना। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है, यूएई को अच्छे से इसकी मैपिंग कर लेना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट ले ही लिया था और मैंने कल ये वाला आर्टिकल पढ़ाते हुए आपको बोला भी था कि अगर कल परसों ये न्यूज़ आर्टिकल आएंगे तो आप वेल कनेक्टेड फील करने वाले हैं। इसलिए कभी कभी छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये मामला सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करेंगे, जो इंडिया में 26/11 अटैक हुआ उसके बाद कैसे कैसे हम लोगों ने बदलाव करा है और किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी के अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हमारे सामने प्रेजेंट है। वो ओवरऑल डिस्कशन करना जरूरी है। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों बात हो रही है एक व्यक्ति की, जिसको आप यहाँ पर पीछे देख पाओगे। इसका नाम है तहावुर राणा। अब ये तहावुर राणा वैसे कई दिनों से चर्चाओं में, कई दिनों से क्या कई महीनों से, पिछले साल भी काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है तहावुर राणा को लेकर वो पब्लिश हो रहे थे। ये कौन है मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इस तहावुर राणा ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर पूरी तरह से प्लॉटिंग की है और मेंशन किया जा रहा है कि जो 26/11 हमला हुआ था मुंबई के अंदर में साल 2008 में, इसमें ये जो व्यक्ति है ना, हेडली जिसका नाम है, इसकी बहुत ज़्यादा सहायता की थी तहावुर राणा ने। ऐसे बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पब्लिश हो रहे हैं। अब ये सहायता किस प्रकार से थी, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है ये साल 2008 के केस से लिंक हुआ है। अब आपको पता है साल 2008 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। 2008 में 26/11 हमला हुआ भारत के अंदर में, और ये केवल ताज होटल नहीं दोस्तों, ताज होटल के आसपास कुछ और प्लेसेस भी थी जहां पर यह हमला करवाया गया था, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है ना, उसके अलावा कामा अस्पताल हो गया, और ताज होटल तो था ही, साथ साथ में नरीमन हाउस, बहुत सारी जगह थी जहां पर यह अटैक हुआ, जिसमें मेंशन किया जाता है लगभग 166 लोग ऐसे थे जिनकी जान चली गई थी इस पूरे के पूरे हमले में। 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये तारीख थी 26 नवंबर साल 2008। और ये हमला करवाने के लिए जो पूरा संगठन शामिल था वो उसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा। और इस लश्कर-ए-तैयबा का पूरा हाथ था, इसका पूरा मास्टरमाइंड था इस पूरे अटैक के अंदर में, वो था हाफिज़ सईद। ये आपको व्यक्ति देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इससे इंडिया को बहुत लॉस हुआ, और मतलब आप देख पाओगे कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस सिचुएशन ये भारत के लिए क्रिएट किया गया था। ये हमला हुआ था पाकिस्तान की साइड से। ये आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान का कराची है ऊपर, यहीं से ये आतंकवादी अपने बोट के माध्यम से आते हैं और इंडिया में, स्पेशली मुंबई में, इस रास्ते के थ्रू एंटर करते हैं। ये वो रास्ता है दोस्तों जो रास्ता इन्होंने चुना और इसके थ्रू यहाँ पर वो इंडिया में एंटर करे। जगह जगह पे अटैक किया, 3 दिन तक लगातार यहाँ पर ये अटैक चलता रहा और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसमें मुजरिम साबित हुए। जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, ये वो फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। 2008 मुंबई टेरर अटैक के जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे वो ये सब थे। अजमल कसाब नाम सुना ही होगा। कसाब वो गनमैन था जिसके फ़ोटोज़ आपने बहुत देखे होंगे, जिसको ज़िंदा पकड़ा गया था मुंबई अटैक के बाद में। फिर डेविड कोलमैन हेडली, ये भी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं वो व्यक्ति है जो जिम्मेदार है इस अटैक के पीछे का, और इसी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी, बहुत ज़्यादा सहायता की थी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो दूसरे प्रकार का सपोर्ट हो, वो सपोर्ट किया था तहावुर राणा ने। और इसी तहावुर राणा को दोस्तों यहाँ पर यूएसए से एक्सट्रेडाइट किया गया है अभी इंडिया के अंदर में, जिसमें हम अभी डिस्कशन करेंगे। फिर इसके अलावा जाकिर उर रहमान लखवी है, हाफिज़ सईद, इलियास कश्मीरी, साजिद माजिद, ये सभी लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये अटैक है वो करवाया है इंडिया के अंदर में।
अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तहावुर राणा की, और मैंने आपको बताया ये क्यों शामिल था, किस तरीके से शामिल था, किसकी यहाँ पर ये मदद कर रहा था, है ना। वो व्यक्ति भी ऑब्वियसली जिसकी हम बात कर रहे हैं डेविड कॉलमैन की, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि शामिल है। इसके भी कनेक्शन लश्कर के साथ में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उसी की सहायता कर रहा था। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये पूरा 2008 के बाद सिचुएशन संभलनी शुरू होती है, फिर नवंबर 11 2009 में हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक केस रजिस्टर किया था डेविड हेडले के अगेंस्ट और राणा के अगेंस्ट। तो डेविड हेडले और तहावुर राणा के साथ साथ कुछ और व्यक्ति भी थे जिनके अगेंस्ट में साल 2009 में ये केस रजिस्टर किया गया था। बाकी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा था, बस खाली केस रजिस्टर्ड हुआ। फिर दिसंबर 24 साल 2011 में दोस्तों चार्जशीट फाइल करी गई इन सभी लोगों के अगेंस्ट में। इसमें 7 लोग और भी शामिल थे। फिर 4 दिसंबर 2019 में जाके, ध्यान रखना 2011 से 2019 में जाकर इंडिया ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से, क्योंकि ये जो तहावुर राणा ये कहाँ बैठा था, इसने यहाँ पर कनाडा और यूएस की सिटीजनशिप ले रखी थी। वैसे ये पाकिस्तान बॉर्न सिटीजन है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, कनाडा गया, फिर वहाँ से यूएसए गया, यूएसए में था। तो साल 2019 में इंडिया ने यूएसए से रिक्वेस्ट की कि तहावुर राणा को इंडिया भेज दो, इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर दो। एक्स्ट्राडाइट मतलब कोई ये मुजरिम है, इसने भारत में कोई हमला किया है ना, और ये जाके दूसरे देश में है, इसको वापस से इंडिया लेकर आना, ये एक्स्ट्रेडिशन है। तो हमने रिक्वेस्ट की यूएसए से। अब दोस्तों इस पर बातचीत चल रही थी 2019 से, फिर साल 2023 आ गया, ठीक है, बीच में कोविड वगैरह का टाइम आ गया था। फिर 16 मई 2023 में अगर आप देख पाओगे तो यूएस के कोर्ट ने जाकर अप्रूवल दिया कि ठीक है तहावुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, इंडिया भेजा जाएगा। और कल देखो ये इंडिया आ चुका है, ये देख पाओगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है इसकी पूरी की पूरी कस्टडी। फिर 15 अगस्त 2024 में ये जो अपील है, अगर आप देखोगे इसने कई बार यहाँ पे रोक लगाने की बात की गई, देखो मुझे एक्स्ट्राडाइट मत करो, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। फिर जब फाइनल तरीके से इसको मजबूती मिली कि हाँ अब तहावुर राणा को इंडिया लाना ही होगा, वो समय था 11 फरवरी 2025, यानी कि आज से लगभग हम बात कर रहे हैं 1 महीने पहले की, 1-1.5 महीने पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। अमेरिका ने तब जाके यहाँ पर इस एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूवल किया। ट्रंप ने यहाँ पर यह बोला कि ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेटमेंट भी होगा ट्रंप का, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और ये बोला कि जो तहावुर राणा है इसको इंडिया भेजा जाएगा, एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, और इसको हैंड ओवर कर दिया गया है 9 अप्रैल, यानी कल दोस्तों, परसों वैसे यहाँ पर एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया था, कल लेकर आया गया। तो फिर ये ऑब्वियस ही बात है कल इंडिया में आ चुका है। अब इसके ऊपर में जो भी केसेस वगैरह हैं वो होने वाले हैं, कस्टडी में रखा जाएगा। साथ ही साथ में मेंशन किया जा रहा है कि अभी के समय पर जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में यहाँ पर इसको रखने वाले हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। अब क्वेश्चन ये है पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने अपने हाथ झाड़ लिए, भाई पाकिस्तान तो साइड हट गया। ये आप देख पाओगे आर्टिकल में मेंशन किया गया है। पाकिस्तान क्लेम करता है तहावुर राणा कैनेडियन है, वो पाकिस्तान बॉर्न सिटीजन था, ठीक है, वो पाकिस्तान में जन्म लिया, पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए उसने सर्व किया, ठीक है, मिलिट्री डॉक्टर के तौर पे सर्व किया। उसके बाद में वो कनाडा चला गया, कनाडा की यहाँ पे नागरिकता ले ली, फिर उसके बाद में यहाँ पर यूएसए चला गया। तो वो पाकिस्तान कहता है कि देखिए तहावुर राणा का जो कनेक्शन है वो कनाडा के साथ में है, हम कोई भी यहाँ पर इसका लिंक पाकिस्तान के साथ में नहीं जोड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन शफकात अली खान की साइड से ये मेंशन किया गया है कि तहावुर राणा ने दोबारा कभी कोशिश नहीं की पाकिस्तान वापस आने की या पाकिस्तान की नागरिकता को वापस से रिन्यू करने की। इसने एक बार देश छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब वो कैनेडियन सिटीज़न है, पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात उनकी साइड से मेंशन की गई। ये जो पूरा डिज़ास्टर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा देश है कभी नहीं भूल सकता 26/11 हमला को, किस तरीके से यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा दर्द दिया गया था, कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए इन आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, और उसके बाद में जाकर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बदलाव हुए, सिचुएशन को यहाँ पर चेंज किया गया। अभी हम लोग उन रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है इस पूरे मामले में वो मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और डिटेल देखते हैं। ये वो तहावुर राणा और साथ ही साथ में डेविड कॉलमैन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो हमारे एक एक्स ऑफिशियल हैं, ये जो आर्टिकल है ना ये कल द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। हमने थोड़ा सा डिटेल से इसको देखा नहीं, बट मैं आपको ऑब्वियसली जब हम आज पढ़ रहे हैं इस इशू को तो आज ही समझ लेते हैं। हमारे एक एक्स ऑफिशियल है जिनका नाम है GK पिल्लई। ये कहते हैं कि देखो
यूएसए ने भी क्या किया है, यूएसए ने तहावुर राणा को सौंपा है, जबकि तहावुर राणा ने मदद की थी किसकी, डेविड कॉलमैन की। तो डेविड कॉलमैन ज़्यादा बड़ा अपराधी है इस 2008 के अटैक में। तो यूएसए को राणा के साथ साथ इस डेविड कॉलमैन को भी इंडिया एक्सट्राडिट करना चाहिए था, ये एक्स ऑफिशियल का कहना है। ठीक है, तो ये कहते हैं तहावुर राणा एक छोटा प्लेयर था, जबकि यूएसए ने उसको एक्सट्राडिट कर दिया, लेकिन जो यहाँ पर हेडली कॉलमैन है इसका एक्सट्रैडिशन रोक लिया, इसको वहीं पर रहने दिया, जबकि उसको भी यहाँ पर भेजना चाहिए था, क्योंकि वो भी जिम्मेदार है, वो ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार है इस पर्टिकुलर पूरे इशू के अंदर में। हम उसके हिसाब से यहाँ पर ये पूरी डीलिंग्स करते। बाकी कुछ आर्टिकल ये भी पब्लिश हो रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट फॉर राणा इन इंडिया, क्या होगा आगे राणा के साथ में। तो जो भी यहाँ पर अब आ चुका है, एनआईए के पास में इसकी पूरी कस्टडी है, और बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर में इसको हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा जब तक यह पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर चलने वाला है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ तहावुर राणा का डेविड कॉलमैन के साथ में क्या कनेक्शन था। पूरी तरह से यहाँ पर डेविड कॉलमैन हेडली की हेल्प की है, ठीक है। और इंडियन वीज़ा देने में यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली बात है, डेविड कॉलमैन को इंडिया का वीज़ा मिला, उसमें काफ़ी मदद की है तहावुर राणा ने। गलत नकली जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करवा के यहाँ पर डेविड कॉलमैन को भारत का वीज़ा दिलवाया, ठीक है। इसको बहुत सारे पैसे दिए, अटैक से पहले बहुत सारी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है, ये आप देखोगे न्यूज़पेपर में मेंशन भी किया गया है कि जब ये पूरा विजिट हुआ, इस दौरान यहाँ पे अटैक की प्लानिंग चल रही थी, तो इस पूरे प्लानिंग के बारे में तहावुर राणा को पता था, पूरी चीज़ें पता थीं। और डेविड कॉलमैन ने लगभग 231 बार बातचीत की थी यहाँ पे तहावुर राणा से। तो ये पूरा अटैक की जो लूप चल रही थी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तहावुर राणा को पता थी। तो उसके बावजूद यहाँ पर डेविड कॉलमैन की पूरी तरह से हेल्प की है इसने। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो चल रहा है। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है, ठीक है। बाकी इस डिस्प्यूट के बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। और बाकी एक डिटेल और है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो 26/11 हमले के बारे में हमने डिस्कस किया। कभी कभी यहाँ पर यह भी मेंशन किया जाता है, जैसे अमेरिका के अंदर में 9/11 अटैक हुआ था, ठीक है, यूएसए में 9/11 अटैक हुआ था, उसी प्रकार का ये अटैक है 26/11 जो भारत में हुआ है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो ये 26/11 हमला इंडिया में हुआ 2008 में, इसमें कुछ फॉरेन सिटीज़न भी मारे गए थे, ठीक है, बाहर विदेश से आए थे लोग घूमने के लिए, तो उनकी भी डेथ हुई इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर में। अब होता क्या है कि दुनिया भर की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी इस पर्टिकुलर केस में, जिसके बाद पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर इंडिया ने और ज़्यादा एक्शंस लेने यहाँ पर शुरू करे इस पूरे हमले के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान ही है, और कौन है, ठीक है। कराची से यहाँ पर ये सारे के सारे आतंकवादी आ रहे हैं। अब ये सुनिए दोस्तों, 26/11 मुंबई टेरर अटैक 2008 जो देखने को मिला, अपने आप में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना यहाँ पर इंडिया में देखने को मिली। फिर इसमें हुआ क्या था, लगभग ऐसे 10 आतंकवादी थे जिनके पास में हथियार थे, बंदूकें थीं, है ना, और ये पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है लश्कर-ए-तोयबा, उसके लोग थे। और इंडिया में आने के बाद में मुंबई में जब ये लैंड करे, मल्टीपल लोकेशंस को उन्होंने अटैक किया, और 3 दिन तक यहाँ पर अटैक करते रहे। 170 लोगों की यहाँ पर जान गई, और कितने ही लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए, घायल हुए। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो अटैक था, इसकी वजह से इंडिया का जो एक प्रॉब्लम था कि हमारे देश के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत सारी समस्याएं थी, आतंकवाद से कैसे लड़ सकते हैं उसकी तैयारी हमारे पास में प्रॉपर तरीके से नहीं थी, उस पर क्वेश्चन उठने लगे। उसके बाद जाके हमने अपने नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स करने शुरू किए, सिचुएशन को बदलना शुरू किया, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो पूरा अटैक हुआ है, इससे इंडिया की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा। तो इस अटैक के बाद इंडियन नेवी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मैरीटाइम सिक्योरिटी की, यानी कि समुद्र की जो सुरक्षा है इंडियन नेवी यहाँ पर करने वाली है। इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यहाँ पर निगरानी लगाने की, कि भाई लगातार सर्विलांस किया जाएगा। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात की गई जहाज़ों के लिए, कि भाई यहाँ पर लगभग जो 20 मीटर्स के पास से यहाँ पर जो जहाज़ आएगा उसमें AIS सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि उस वेसल को ट्रैक किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, आप देख पाओगे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप चला गया, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब ये पूरा डिस्प्यूट हुआ, हमारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो मेल मिलाप नहीं था।
और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी कोई ऐसी आपदा आएगी, साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक मेजर फेलियर मेंशन किया गया। उसके बाद रिफॉर्म्स शुरू करे गए, मल्टी एजेंसी सेंटर को यहाँ पर तैयार किया गया। इसका मेन पर्पस था जितने भी यहाँ पर हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी स्टेट की पुलिस हैं, सबको साथ में कोऑर्डिनेट किया जाए। कोई ऐसी आपदा आए तो सारे के सारे साथ में इकट्ठे हो जाएं, कोऑर्डिनेट होकर वर्क करना शुरू करें। समझ गए। फिर उसके बाद में दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंदर चेंजेस करे गए ताकि जो ये टेरर एक्टिविटीज़ है, आतंकवादी वाली जितने भी ये हरकतें हैं, इसको भी रोका जा सके, इसको भी यहाँ पर इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके। फिर आपको पता होगा, जैसे आप ये देख पा रहे हो कि एनआईए को केस सौंपा गया है ताहूर राणा का। तो एनआईए को केस तो सौंपा गया है, लेकिन एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भारत के ऐसे केसेस को डील कर रही है, स्पेशली यहाँ पे आप देख पाओगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं कि आतंकवादी संबंधित जितने भी क्राइम्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम एनआईए के पास में है। लेकिन इस एनआईए को 26/11 हमले के बाद ही बनाया गया था, इस पूरे बॉडी को उसके बाद बनाया गया। ठीक है। फिर अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे सिचुएशन और इंप्रूव होना शुरू हुई। जो मुंबई पुलिस है, इनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा डिले से देखने को मिला था जब ये हमला हुआ। तो ये भी क्वेश्चन उठने लगा, क्योंकि उस समय पर यहाँ पे पुलिस के पास में ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग थी, ना ही प्रॉपर वेपन सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत ज़्यादा पुराना था। तो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत हुई। इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है, इन्होंने फंड्स एलोकेट करने शुरू किए ताकि जो स्टेट की पुलिस फोर्सेस इसको मॉडर्नाइज किया जा सके, है ना, इनको सपोर्ट किया जा सके, इनको नए हथियार दे सकें, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेन करवाया जा सके। ये सब दोस्तों एक्शंस लिए गए ताकि भविष्य में कोई ऐसा अटैक दोबारा ना हो सके। हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, ऐसा कुछ हो तो एकदम ताबड़तोड़ जवाब दें, कोई नुकसान भारत को ना होने दें। यह हमारा मेन पर्पज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद एक और चीज़ होती है, हमने पाकिस्तान को लेकर जगह जगह पे इसको एक्सपोज किया, क्योंकि पाकिस्तान पनाह दे रहा है ना, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है इन ग्रुप्स को, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद, इनको सपोर्ट मिला है पाकिस्तान की साइड से। ये सब लोग देख रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों यहाँ पर कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया 2018 में, अपनी इन्हीं सब आतंकवादी हरकतों की वजह से, इनको सपोर्ट करने की वजह से। क्योंकि चाहे अभी ये 26/11 हमले की बात करो, चाहे 9/11 अटैक की बात करो, उस समय पर भी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस और गैप्स अभी भी हैं जो बचे हुए हैं, जिनको डील करना ज़रूरी है ताकि हम भविष्य में और ज़्यादा मजबूत हो सकें ऐसे डिस्प्यूट्स के प्रति। तो बताया गया है कि देखो 2008 से 2025 तक ढेरों इंप्रूवमेंट्स करे गए, बट आज भी दोस्तों जो हमारी स्टेट की पुलिस फोर्सेस हैं, इनमें ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हो पाए हैं, अंडर फंडेड है, यानी कि ज़्यादा पैसा यहाँ पर नहीं खर्च कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पा रही है, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है, इस वजह से भी यहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स का सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इनका पोटेंशियल कम हो जाता है। फिर बोला यह जा रहा है कि देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आज भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है, तो एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। आज भी हम इसमें लैक करते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर में सुधारने की आवश्यकता है। समझ गए। तो आई होप आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद से पाकिस्तान ने, क्योंकि उस समय पर हमने कोई जवाब नहीं दिया था जब 26/11 हमला इंडिया में हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा कोशिशें की हैं, 2016 में हो, 2019 में हो, लेकिन उसके बदले में फिर उसको रिटेलिएट किया गया है। रिवेंज के तौर पे बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स के थ्रू यहाँ पर जवाब दिया गया है। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ग्लोबल एक्टर के तौर पर भारत का जो एक इमेज है वो यहाँ पर उठता हुआ नजर आया। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। याद रखिएगा इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर ये बार बार चर्चाओं में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने अभी एक आर्टिकल डिस्कस किया मुंबई अटैक के बारे में, उसके नोट्स जनरेट करे। अभी यहाँ पर दूसरा आर्टिकल हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, RTI को लेकर क्या मुद्दा चल रहा है, इसके नोट्स भी जनरेट होंगे। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ आपके नोट्स भी जनरेट हो जाते हैं हाथों हाथ। तो जो नोट्स हैं इस तरीके से मिलते हैं। मैं आपको कल का वाला PDF दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, कल मेगा डिफेंस डील के बारे में बात की थी भारत फ्रांस के बीच में, है ना। तो आर्टिकल भी आपका लगा हुआ है, साथ ही साथ में आपके सारे के सारे नोट्स जनरेट हुए हैं। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, केवल वीडियो देखिए
और अपने इन पीडीएफ को रिवाइज कर लेना। यह पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये आप देख पाएंगे आपके सामने हिंदी पीडीएफ है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर ये हेल्पफुल साबित हो सकता है ग्रुप। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक नीचे लाइन दिख रही होगी जहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है, ठीक है, साइड में, और उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर देना, मेंशन कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 रुपीज़ में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट जो साल 2005 में लेकर आया गया था। इस एक्ट के तहत आज भारत के हर एक नागरिक के पास में ताकत है कि वो सरकार से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है। सरकार बेसिकली अकाउंटेबल होती है, यानी जवाबदेही होती है हमारे प्रति इस आरटीआई एक्ट के तहत। तो आरटीआई एक्ट से पावर मिलती है आम नागरिक को, लोगों को, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो आप नहीं पूछ सकते। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो क्या चीज़ें हैं, एक्ट कैसे आया था। लेकिन अभी मामला क्या चल रहा है ये सुनिएगा। तो मामला यह है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको दिखाई देंगे, ये हैं अश्वनी वैष्णव साहब। ये कहते हैं कि देखिए आने वाले समय पर कुछ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में। तो इस वाले कानून में कुछ बदलाव करे जाएंगे। बदलाव में हम ध्यान रखेंगे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। और इसी बदलाव को देखते हुए दोस्तों जो यहाँ पर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे हम लोग इंडी ब्लॉक की बात करें या फिर आप देख पाएंगे कांग्रेस के जो यहाँ पर एक मेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है, कांग्रेस लीडर हैं जयराम रमेश, इन्होंने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन ये उठाया कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर, क्योंकि ये जो एक्ट है इसका मेन काम क्या है, जो एक व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी सुरक्षा की जा सके, क्योंकि आज डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल है। तो उस डेटा की प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, ताकि लोगों की जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कहीं से कहीं तक लीक ना हो, दूसरा कंट्री ले ना सके, है ना। तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी यहाँ पर ठहराई गई। अब दोस्तों जयराम रमेश साहब ये बोलते हैं कि देखिए इन एक्ट के नाम के ऊपर में आरटीआई में बदलाव करने की बात हो रही है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में चेंजेस करने की बात हो रही है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में चेंजेस ये लाने की कोशिश की जा रही है कि आरटीआई के तहत भी अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर पूछेंगे गवर्नमेंट से, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा। तो फिर आरटीआई एक्ट की वैल्यू ही क्या रह गई? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लाया किस लिए गया था? ताकि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकें, है ना। इसलिए आप देखते होंगे कुछ जवाब देने के लिए आरटीआई फाइल किया जाता है कि भाई ये केसेस इतने इतने हैं, सरकार ज़रा आरटीआई फाइल करी है, ज़रा उसका जवाब दे दे। तो उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलता है आरटीआई को फाइल करने के बाद का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो सकती। अब होता यह है कि जो अश्वनी वैष्णव साहब हैं, क्योंकि इनके ऊपर में जोर डाला जा रहा है, लगभग 120 से ज़्यादा ओपोजिशन एमपीज जो हैं उन्होंने एक लेटर साइन किया है और वो वैष्णव साहब से ये बोलते हैं कि देखिए ये जो अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हैं इसको वापस कर लीजिए, ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इससे जो आरटीआई एक्ट है ये कमज़ोर पड़ जाएगा, लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग पाएंगे। इवन कुछ आर्टिकल में तो ये भी बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर कहीं पर किसी स्टेट में पुल बनाया गया, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है वो पुल मान लो टूट गया, उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने जाएंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट मना कर देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि देखो आरटीआई के तहत हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, जबकि उस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एक्शन लेना ज़रूरी था, ताकि भविष्य में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके जो मजबूत हो। इससे क्योंकि फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, आपने पूरा पुल बनाया वो गिर भी गया, पैसा जितना लगा वो भी तबाह हुआ, कोई यहाँ पे पुल पे था, लोगों की जान भी गई, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो मेंशन किया गया कि भैया कुछ सेक्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। अब जब यहाँ पर लेटर दिया गया, इनसे बोला गया कि भाई जो आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं ज़रा उस अमेंडमेंट को वापस ले लो। तो इसको डिफेंड करते हुए वैष्णव साहब ये बोलते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर हम देखें तो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया साल 2017 में, ठीक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, राइट टू प्राइवेसी के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार भी आपको मिलता है, वो भी फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। अब भारतीय संविधान में आप लोग देखोगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार आपके पास में दिए गए हैं संविधान के पास से। अब इसमें जो आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है, इसमें यहाँ पर मेंशन किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ही आती है राइट टू प्राइवेसी। तो यहाँ पर वैष्णव साहब ये बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये चीज़ मेंशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये मेंशन करते हैं कि भैया अगर कोई प्राइवेसी है, अगर कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, आपके पास में हक है इन्फॉर्मेशन लेने का, ठीक है, आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप राइट टू प्राइवेसी को भी तो देखिए, वो भी तो एक फंडामेंटल राइट है ना, वो भी तो अधिकार है कि लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन कर सकें। तो वैष्णव साहब ये कहते हैं कि हमें फिर सबसे पहले ज़रूरत यह है दोनों वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने की। दोनों वर्ड्स के बीच में फ़र्क क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। हमें ज़रूरत है इनके बीच में एक पूरी तरह से लॉजिकल एनालिसिस क्रिएट करने की, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर दूसरे मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि इसमें क्या लॉजिकल रिस्पॉन्स है ना। वो मिनिस्टर्स कहते हैं कि देखिए पहले से ही आरटीआई एक्ट के अंदर में ये डिफाइंड है। आरटीआई एक्ट में सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑलरेडी यहाँ पर यह कह चुका है कि भाई आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी बोला जा रहा है कि आप बहुत सारे चेंजेस और करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पाओगे इसमें एक और मतलब जो अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है, आरटीआई एक्ट में बदलाव होने की बात हो रही है, इस अमेंडमेंट में एक और जो कानून है उसको हटाने की बात हो रही है। और वो क्या है, एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिनाइड टू सिटीजन। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पार्लियामेंट के प्रति या पार्लियामेंट से नहीं छुपाई जाएगी, पार्लियामेंट को शेयर की जाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर को शेयर की जाएगी, वो सभी इंफॉर्मेशन भारत के नागरिकों को भी मिलनी चाहिए। ये पावर मिलती है आरटीआई एक्ट से, जिसके तहत आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। लेकिन इस आरटीआई अमेंडमेंट के अंदर दोस्तों इस वाले प्रोविजन को डिलीट करने की बात हो रही है, इसको हटाने की बात हो रही है कि अब आप वो नहीं इंफॉर्मेशन पूछ पाएंगे, वो नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि ये डिबेट चलती रही। उसके बाद यहाँ पर वैष्णव साहब ने ये बोला कि देखिए सब कुछ ठीक है, अमेंडमेंट इस तरीके से लेकर आए जाएंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन लॉ के अंडर में है, कोई यहाँ पर ऐसा ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन यह है, ड्रैकोनियन की तरह यहाँ पर लॉ लेकर आने की कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती यहाँ पर गवर्नमेंट आरटीआई एक्ट में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। इसके रिस्पॉन्स में ये कहते हैं देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पर डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा। अमेंडमेंट बस खाली इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत दुरुपयोग ना हो, यानी इस लॉ का मिसयूज ना हो, आरटीआई का इस्तेमाल कर करके लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ना निकलवाई जाए। इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये लाया गया है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो ओवरऑल लोगों का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया है इस एक्ट के तहत। ये इनका स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो इशू है, पूरा मामला है, वो समझ में आ चुका होगा क्या चल रहा है। फिर दूसरी तरफ से मिनिस्टर्स कहते हैं कि भाई अगर लोग इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, जबकि आरटीआई एक्ट को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर वो जितना भी करप्शन है उसको एक्सपोज कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने इसको साइन किया है और वो मांग करते हैं कि भैया जो भी अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है उस अमेंडमेंट को वापस से ले लिया जाए। यह है मामला जो चल रहा है अभी के समय पर करेंटली न्यूज़ में। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, नोट जनरेट करना है, फटाफट कॉपी पेन निकालो, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पर पीडीएफ आप लोग ऑब्वियस सी बातें लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सामने मेंशन की हैं, जैसे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें याद रखिएगा। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है ऐसी याद रखने की कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है। जी बिल्कुल, अधिकार है आपको, एक फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन लेने का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फिर 1976 के अंदर में अगर आप देख पाओगे, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस होता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर द आर्टिकल 19 कि आपके पास में इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार है। देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला, देखो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में जो लोग हैं उनके पास पावर है, ना कि सरकार के पास पावर। लोग जब भी चाहेंगे अपने हिसाब से अपनी वोटिंग पावर इस्तेमाल करके सरकार को कभी भी चेंज कर सकते हैं। देन पीपल आर द मास्टर्स एंड दे हैव द राइट टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। उनके पास में हक है कि वो सरकार कैसे काम कर रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, इस चीज़ को जानना अधिकार है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने ही चुन के सरकार को बैठाया है।
क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पे जनता के पास पावर है, पब्लिक के पास पावर है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया 2005 के अंदर में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई कि भाई ये जो एक्ट है बाकी सारे देश के नागरिकों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हैं आरटीआई फाइल करके, ठीक है, ताकि करप्शन को एक्सपोज किया जाए, गवर्नमेंट के वर्क कौन कौन से हैं, सरकार ने कहाँ कहाँ पर खर्च करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी अगर आरटीआई फाइल किया जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, याद रखिएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू सरकार से मांग सकते हैं, बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भारत की सॉवरिटी के खिलाफ हो, भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। याद रखना, ये कुछ यहाँ पर इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं। ये कुछ सेक्शन इसके अंदर बोले गए हैं। सेक्शन में जैसे मैंने सेक्शन 8 के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ये बताया कि आप सभी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, बट इसमें कुछ डिस्क्लोजर भी है सेक्शन 8 के तहत। याद रखिएगा, यानी कि सेक्शन 8 के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी नहीं मांग सकते, ये आपके सामने डिटेल्स हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो सॉवरिटी को अफेक्ट कर रहा हो, इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा हो या सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा हो, वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। या किसी दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशंस को वो इम्पैक्ट कर रहा हो, वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। समझ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कुछ और भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस का मामला निकल कर आता है ना। किसी की लाइफ यहाँ पर खतरे में आ जाएगी वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर, है ना, किसी की सेफ्टी खतरे में आ जाएगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर में भी रोक लगाई गई है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ में यहाँ पर ये शेयर की है। चलिए अब आगे आते हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में और कुछ पढ़ना है तो एक्ट कब आया ये मैंने आपको बताया। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए वो हम लोगों ने समझा, है ना। इसके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, एक बात और याद रखेगा, जब मान लो आप आरटीआई के बारे में आपसे मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, जब आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे तो एक कोट आप लिख सकते हैं, जस्टिस PN भगवती का कोट है। कोट यह है कि वेयर अ सोसाइटी हैज़ चोजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज इट्स क्रीडल फेथ, इट इज़ एलिमेंट्री दैट द सिटीजन्स ऑट टू नो वॉट देयर गवर्नमेंट इज़ डूइंग। जहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर में हम ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा देश डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहा है, डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे देश के नागरिकों के पास में ये पावर होनी चाहिए कि वो ये जान सकें सरकार आखिरकार क्या कर रही है, और इसी के लिए आरटीआई एक्ट वर्क करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। यह भी मामला हो गया हमारा समाप्त। फिर उसके बाद पेज नंबर 3 पर आओगे दोस्तों। पेज नंबर 3 पर ये वाला न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। तो केरला के यहाँ पर ये दो व्यक्ति आपको नजर आएंगे। एक का नाम है अशिर करियातिल और दूसरे हैं यहाँ पर मोहम्मद नबिन। तो दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा एडिबल रैपर बनाया है, ठीक है। अब रैपर क्या, बेसिकली यहाँ पर आपको पता है, जो कोई भी यहाँ पर हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उसको एक रैपर के अंदर में पैक किया जा रहा है। अब क्या करते हो, मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पर लेकर आए हैं, चिप्स खाने के लिए लेकर आए हैं, तो या फिर टॉफ़ी को लेकर आए हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, रैपर हटाएंगे, रैपर को फेंकेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करेंगे। सिंपल चीज़ है। अब उस प्लास्टिक के रैपर को आपने फेंक दिया, उस प्लास्टिक के रैपर को सालों साल लग जाएंगे, इवन सौयों साल, हज़ारों साल लग जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड होने में। वो प्लास्टिक हमारे लिए ख़तरनाक है, हम प्लास्टिक को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सल्यूशन आपके सामने है, वो है एडिबल रैपर। कहोगे एडिबल रैपर मतलब कि जो सामान अंदर खाने का है उसके साथ साथ ऊपर का रैपर भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर का रैपर भी खा सकते हैं, लेकिन कैसे बनाया गया है इसे सुनिएगा। तो क्वेश्चन तो यही था ना कि व्हाट इफ वी कुड बाइट इनटू आवर बर्गर विदाउट वरिंग अबाउट पीलिंग ऑफ इट्स रैपर। आपको बर्गर दिया गया पैक करके एक रैपर में, आप रैपर को खोलो ही मत, सीधा रैपर के साथ ही बर्गर को खा लो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर इसको पॉसिबल किया है। अब वो कैसे पॉसिबल किया है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये उस टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें एक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एमल्सीफायर्स का इस्तेमाल किया गया है, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसको नाम दिया गया है एडन रैप। एडन रैप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए एग्जामिनेशन में कि हाल ही में एडन रैप चर्चाओं में था, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का एडिबल रैपर है।
इसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाकी सारे जो बैक्टीरिया वगैरह है उससे बचाने का भी काम करेगा, और इसके अंदर जो फूड प्रोडक्ट आप पैक करेंगे उस फूड प्रोडक्ट की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। ये इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। अब अभी तक आपने ये से नहीं समझा कि इन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, किस प्रोसेस से ये रैपर बनाया है। ये रैपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। बैक्टीरियल सेल्यूलोज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब वो यूज़ किस प्रकार से हुआ है, आइए लेट्स डिस्कस। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा, आशिर और मोहम्मद नाबिन। इन्होंने इको फ्रेंडली एडिबल फूड रैपर बनाया, ईडन रैप नाम का, ये हम लोगों ने समझा। इस रैपर को बनाया गया है बैक्टीरियल सेल्यूलोस और प्लांट से निकला हुआ एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करके। ये रैपर मान लो आप कंज्यूम नहीं भी करते हैं और उसको फेंक देते हैं, तब भी वो एनवायरनमेंट में जल्दी बायोडिग्रेड हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक को लग जा रहा है सौयों साल, हज़ारों साल, वैसा इसे टाइम नहीं लगेगा, कुछ समय में ही यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो एडिबल भी है, या तो खा लो या फेंक दो, आपके सामान की प्रोटेक्शन भी करेगा। तो हर तरफ से ये विन विन सिचुएशन वाला एडन रैप तैयार करा गया है, ठीक है। इसमें जो बेस मटेरियल होगा, सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया चाहिए। एक ऐसा बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज को बनाता हो, सेल्यूलोज को प्रोड्यूस कर रहा हो। फिर उसके बाद बैक्टीरिया से ही एमल्सीफायर्स हमको चाहिए, फिर प्लांट बेस्ड एसेंशियल ऑयल चाहिए। ये तीन चीज़ों को मिला देंगे, उससे ही दोस्तों यहाँ पर ये रैपर बनेगा। प्लास्टिक की तरह दिखने में लगेगा, लेकिन प्लास्टिक से कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इससे प्लास्टिक वेस्ट कम हो सकेगा, सस्टेनेबल लिविंग को सपोर्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन ये है, ये वर्क कैसे करेगा? तो जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज प्रोड्यूस करता है, उस बैक्टीरिया का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये रैपर का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा। याद रखिए, जो रैपर है उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर निचले स्तर से शुरुआत होगी इसी बैक्टीरिया से। फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ और इंग्रेडिएंट्स को हेल्प मिलाएंगे इसमें। एमल्सीफायर्स की हम बात कर रहे हैं। एमल्सीफायर की वजह से जो सेल्यूलोज बना है दोस्तों, उसको एक टेक्सचर मिलेगा, उसके अंदर खिंचाव पैदा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ताकि वो रैपर की तरह यूज़ किया जा सके। फिर उसको बचाने के लिए एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उसमें जो भी फूड को पैक करेंगे हम, उसमें कोई भी मतलब वो जल्दी सड़े ना, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। बाकी अगर हम इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, रैपर को सीधा फेंक भी देते हैं, तो 1 मंथ के अंदर अंदर वो डिग्रेड हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। बात आती है यहाँ पर दोस्तों एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस की। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने में मदद करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया अकेला, आप कह सकते हैं, हर साल 3.4 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। 3.4 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट, आप समझ रहे हैं? इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम चाहते हैं कुछ ऐसा सोल्यूशन लेकर आना, जिससे यहाँ पर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की दिक्कत को ख़त्म कर सकें। क्योंकि ओवरऑल दूसरी साइड अगर आप देख पाओगे, तो हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं। पता है आपको, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। गरीबी को कम करना, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं। इन 17 गोल में से गोल नंबर 12, 13, 14, 15, ये चारों के चारों गोल्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अच्छे से कंजम्पशन की बात करते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो वो सब हो पाएगा तब जब हम यहाँ पर प्लास्टिक को आराम से मेंटेन कर सकें, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकें। बाकी साइंस के अंदर में बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है, एक स्मार्ट पैकेजिंग की तरफ हेल्प करेगा। ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ये रैपर इस तरीके से हो सकता है, इको फ्रेंडली है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं और नोट्स भी जनरेट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला है आपका पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे दोनों के दोनों नहीं, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्टिकल ना आज बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ये आर्टिकल ऐसा है जिसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। हम बात करेंगे दोस्तों सॉल्ट पैन के बारे में। सॉल्ट पैन लैंड क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को समझते हैं। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, देख लिया आप लोगों ने, लिख दिया है पेज नंबर। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ आर्टिकल क्या बात करता है? सेंटर टू पे मोर पीएम पोषण स्कीम इन स्कूल्स। देखो, पीएम पोषण स्कीम ओवरऑल इस आर्टिकल से क्या निकल कर आया? जो एग्जाम में हेल्प करेगा वो निकल कर आया, पीएम पोषण। उसके अलावा कुछ नहीं, छोड़ के चले जाना, कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन ये भी तो जान लो, वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? सर ये न्यूज़ में इसलिए है
क्योंकि पीएम पोषण के तहत जो भी पहले पैसे खर्च करे जा रहे थे गवर्नमेंट की साइड से बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, अब महंगाई बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, वही खर्चा बढ़ाया गया है, बस खाली इस वजह से चर्चाओं में है। आप कहोगे ये तो मिड डे मील स्कीम की तरह है। अरे वही तो है, मिड डे मील स्कीम को जो ये नाम है वही तो चेंज किया गया था। मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर ही पीएम पोषण किया गया था। तो जो मटेरियल कॉस्ट आ रही थी, अब ये अच्छा पोषण भरपूर खाना बनाने में, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे स्कूल्स में, स्पेशली बाल वाटिका में, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर में, सरकारी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, उनको एक अच्छा पोषण मिल सके, इसलिए यहाँ पर ये पीएम पोषण योजना को शुरू किया गया था, ताकि अच्छा पोषण खाना दिया जा सके बच्चे में। जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसकी पूर्ति हम कर सकें। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि पीएम मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण किया गया। ये जो स्कीम है अब ये देख रही है कि भैया कॉस्ट बढ़ चुका है मटेरियल का, तो हमें पैसा बढ़ाना होगा। उस पैसे को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, बस खाली इस वजह से ये चर्चाओं में कितना रुपया इंक्रीज किया गया, किस लिए इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए का कॉस्ट पड़ेगा, एक व्यक्ति एक बच्चे पर कितना खर्चा होगा, नॉट इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, इसको तो साइड में कर दो, इस आर्टिकल को। इतनी सी खबर है, बस खाली आपको जरिया मिल गया है पढ़ने का। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहो तो एक बार आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो पीएम पोषण की जब बात होती है दोस्तों, तो सुनिएगा, इसको हमने लॉन्च किया है आने वाले 5 साल के लिए। 2026 तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से पीएम पोषण के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सके। इसमें जो कवरेज है, प्राइमरी स्कूल 1 to 5, अपर प्राइमरी 6 to 8 तक के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सभी को कवर किया गया है। इनको हम लोग 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ताकि उनकी कम से कम, क्योंकि मिनिमम कैलोरीज तो पूरी हो जाए ना, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर खाना मिले जिससे उनका जो बॉडी ग्रोथ है वो हो सके। तो प्राइमरी अपर प्राइमरी के साथ साथ दोस्तों इसमें बाल वाटिका के जो बच्चे हैं, स्पेशली 3 to 5 ईयर्स के एज के व्यक्ति, यानी कि 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है अच्छा खाना देने के लिए। ठीक है, तो इसमें जिस एरिया में स्कूल है आसपास लोकल जितना भी ग्रो हुआ न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, ताकि यहाँ पर बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके, फार्मर्स को भी हेल्प हो सके। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये जो स्कीम है, स्कीम के अंदर में प्रोविज़न यही है ताकि बच्चे को एक अच्छा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा सके, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं एनीमिया के शिकार बन चुके हैं। इनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, बॉडी में आयरन की कमी है, मल्टीविटामिन्स की कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर इस पर ध्यान रखा गया है। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए, जो ये जो स्कीम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर वर्क करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करवाती है केवल और केवल गेहूँ, चावल, दाल और सब्जी के लिए राज्य सरकारों को, कि भाई आप अपने स्कूल में गेहूं, चावल, दाल, सब्जी जो दोगे बच्चों के, उसके लिए पैसा हम देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं तक सीमित रहेगा। अगर राज्य सरकार चाहती है अलग से कुछ ऐड करना, मान लो दूध बच्चों को देना प्रोटीन के लिए, एग्स बच्चों को देना प्रोटीन के लिए, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वो एडिशनल कॉस्ट केंद्र सरकार नहीं भरेगी, एडिशनल कॉस्ट आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग से भी फूड आइटम प्रोवाइड करवाती है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर यहीं पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है तिथि भोजन का। तिथि भोजन एक प्रोग्राम होता है इसी पीएम पोषण के तहत, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो स्पेशल फूड बच्चों को देना चाहते हैं, मान लो कोई त्यौहार वगैरह है, कुछ लोग यहाँ पर स्पेशल फूड बच्चों को खिलाना चाहते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर तिथि भोजन कॉन्सेप्ट के तहत बच्चों को खिला सकते हैं। फिर इसी पीएम पोषण के अंदर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी ऐड किया गया है। केंद्र सरकार ये बोलती है राज्य सरकारों को ये कि भाई जितनी भी मतलब राज्य सरकारें, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनसे बोला जाता है कि भैया आप को हम पैसा देंगे, क्योंकि ये जो खाना बनेगा स्कूल्स के अंदर में उसके लिए बावर्ची यानी कुक रखना पड़ेगा, हेल्पर्स को रखना पड़ेगा, तो उन सब की एक कंपनसेशन जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। वो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दिया जाएगा, ताकि डायरेक्टली इन सब के अकाउंट में पैसा पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया वो पैसा खा ना जाए, यानी लीकेज का कोई इशू ना हो, क्योंकि पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो उस चीज़ को इंश्योर किया गया है पीएम पोषण के अंदर में। फिर बात आती है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की, तो ये भी बोला जा रहा है पीएम पोषण के तहत ऐसा ना हो बच्चे को कुछ भी बना के खिला दिया जाए। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रखना ज़रूरी है, जिसको न्यूट्रिशन का हर एक अंदाज़ा होगा। हर एक स्कूल में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई वो एक बच्चे का बॉडी मास जो इंडेक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर उनकी जो मील्स है उनको डिसाइड कर सके। ठीक है, ताकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उस बच्चे में एक वेल ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकें। तो ये पीएम पोषण है। लास्ट ईयर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे, अभी ये डिसीजन फिर से लिए गए। कुछ करोड़ों रुपए यहाँ पर अनाउंस किया गया है, जैसे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, इसको आप लोग हटा सकते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल इसी के बगल में है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है बाकी। इंडिया जापान दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे देशों के बीच में टूरिज़्म को एक्सपैंड करने के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं।
तो चौथा जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होता है भारत और जापान के बीच में, जहां पर दोनों कंट्रीज़ ने फोकस किया है। जैसे भारत क्या करेगा, भारत में जितनी भी बुद्धिस्ट साइट्स होने वाली हैं दोस्तों, बुद्धिज़्म से रिलेटेड साइट्स होने वाली हैं, उनको प्रमोट करेगा, क्योंकि जापान में बहुत से लोग बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं। तो उनको प्रमोट करेगा ताकि जापान के टूरिस्ट आएँ भारत में, यहाँ सभी जगह पर घूमें। जापान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया विजिट करें, है ना। कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर तरीके से हो पाए, कल्चरल रिलेशंस को शेयर कर सकें, टूरिज़्म को एक्सपैंड कर सकें, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो भारत जापान दोनों मिलकर टूरिज़्म को बढ़ाने के ऊपर में थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। अपडेट करके रखना, भविष्य में इंडिया जापान के रिलेशन चर्चाओं में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मामला एग्जैक्टली है क्या। चलिए अगली खबर पर आते हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के लिए ध्यान रखिएगा। मामला क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। महाराष्ट्र की सरकार ने 256 एकड़ की जो ज़मीन है सॉल्ट पैन लैंड की, वो धारावी के तौर पे डेवलप करने के लिए अप्रूव कर दी गई है। पिछले साल यही बवाल चल रहा था। पिछले साल मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया है 6 अक्टूबर को, याद रखिएगा। देखिए मेरे पास में जो आर्टिकल पढ़ाया हुआ होता है ना, उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले पढ़ाया हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में स्टोर रहती है। यहाँ पे आप देखोगे ये वो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का जो मैंने आपको पढ़ाया था। उस समय पर इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो भी रेगुलर रिलीज़ होते थे, है ना। अभी नहीं आ रहे हैं, बट कल से वो वीडियो भी आएगा इंडियन एक्सप्रेस वाला, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें भी मैं कवर करता हूँ। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये देखोगे तो मैटर क्या था, कंट्रोवर्सी हो रही थी मुंबई के सॉल्ट पैन को लेकर। आप देख पा रहे होगे, कंट्रोवर्सी ओवर मुंबई सॉल्ट पैन, व्हाई डू दीज लैंड्स मैटर। ये ज़मीन इतनी ज़्यादा मैटर क्यों करती है, ये एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी थी क्या, मैं सब कुछ बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा विस्तार से। पूरा मामला सुनिए। अब मुंबई के अंदर में आपने धारावी का नाम सुना है, झुग्गी झोपड़ी, बहुत ही बड़ा स्लम एरिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। जड़े जड़े से यहाँ पर झोपड़ियों के अंदर में, झुग्गियों के अंदर में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सामना पड़ता है ना। सैनिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और ज़मीन देखी जा रही है मुंबई के अंदर में, कि वहाँ पे घर वगैरह बनाया जा सके और ये लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो महाराष्ट्र की सरकार ने लगभग पास में सॉल्ट पैन पड़ा हुआ था, सॉल्ट पैन लैंड, ठीक है। याद रखिएगा क्या है ये सॉल्ट पैन लैंड है, ये कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको समझाऊंगा। सो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्ट पैन लैंड चुना गया है ताकि धारावी को डेवलप किया जा सके। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है अलोकेशन ऑफ 256 करोड़ की ज़मीन, मतलब ये रुपए नहीं है, 256 एकड़ की ज़मीन। ये ज़मीन इतनी ज़्यादा बड़े एरिया में है, कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में। जुरमार्ग है, भांदुप है ना, सॉरी ये कंजूर मार्ग है, फिर उसके बाद में मुलुंद है। तो ये एरिया में फैला हुआ है। अब क्या होगा, इसमें जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं उनको यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सॉल्ट पैन लैंड क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है। अब ये समझाया गया यहाँ पर, सुनिएगा। सॉल्ट पैन लैंड क्या होता है, जब हम बात करते हैं समुद्र की, तो समुद्र में एक खास बात है, वो क्या है, समुद्र का पानी खारा है। खारा मतलब उसमें नमक प्रेजेंट है। हम समुद्र में से ही नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नहीं निकालते हैं। तो काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र का ले सकते हैं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर होती है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, है ना, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ओडिशा हो, ये सब वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। नमक का प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। तो यहीं पे क्या होता है, तट के किनारे कुछ ऐसे हिस्से थे, कुछ ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर एक समय पर समुद्र का पानी हुआ करता था। अब वहाँ से वो समुद्र का पानी सूख गया है, तो उसी एरिया से, उसी ज़मीन से नमक निकाला जाता है। कुछ इस प्रकार का सीन आप देख पाओगे। यहाँ पे समुद्र का पानी था एक समय पर, अब वो समुद्र का पानी सूख गया। सर यहाँ पे नमक और बाकी सारे मिनरल्स बचे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसी एरिया को सॉल्ट पैन लैंड कहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं पिछले साल की गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इस ज़मीन के ज़रिए काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। सॉल्ट को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आखिरकार वो कैसे कर सकते हैं कि इस एरिया को डेवलपमेंट के तौर पे लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जो हमारे पास में कायदे, नियम, कानून आते हैं, जिसको हम CRZ बोलते हैं, दैट इज़ कोस्टल रेगुलेशन जोन, वो नियम भी यही कहता है कि ऐसे एरियाज़ जो हैं, एन एरियाज़ में केवल और केवल नमक निकाला जाएगा, समझ गए, या नेचुरल गैस को यहाँ से निकाला जा सकता है। इस तरीके से हाउसिंग के डेवलपमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों इतने एकड़ की ज़मीन को अप्रूव किया गया क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन सब का यहाँ पर कहना है कि देखिए
ऐसा नहीं है कि हम अचानक से ज़बरदस्ती काम करेंगे। यहाँ पे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो समुद्र है वो पूरी तरह से सूख चुका है, यहाँ पास से हाईवे जा रहा है, तो ये जगह सबसे बेटर है। ये गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम ऐसे कुछ भी नहीं बनाएंगे, पहले हम हर प्रकार के A to Z सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये ज़मीन एक्सप्रेस वे के बिल्कुल किनारे है, तो काफ़ी मददगार साबित होगी बाकी सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर इन हाउस में रहने आएंगे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पर यह मेंशन किया है कि देखिए कि ये डेवलपमेंट ज़रूरी है और बिना इस ज़मीन का इस्तेमाल करे, बिना सॉल्ट पैन लैंड का इस्तेमाल करे मुंबई का रीडेवलपमेंट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए हम इस ज़मीन को चुन रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक प्रकार का एनवायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूवल लेने के बाद ही हम यहाँ पर कोई कदम उठाएंगे। बाकी देखा जाएगा भविष्य में किस तरीके का यहाँ पर कदम उठाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सॉल्ट पैन के इस्तेमाल करने की यहाँ पर बात हो रही है। सॉल्ट पैन क्या होता है ये आप लोग समझ गए हैं। एग्जाम के लिए कुछ बेसिक बातें और याद रखिएगा दोस्तों। क्या क्या याद रखना, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था। सॉल्ट पैन लैंड्स के बारे में बताएंगे तो ये लो लाइंग ट्रैक्ट होते हैं, जो एक ऐसी ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर एक समय पर समुद्र का पानी था, हुआ करता था, आता था, लेकिन अब वो समुद्र का पानी सूख गया, अपने पीछे नमक मिनरल्स को छोड़ गया। लेकिन यहीं पर आप देख पाओगे ये एरिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया को प्रोटेक्शन स्टेटस दिया जा चुका है। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ प्रोटेक्शन स्टेटस की तो याद रखिएगा जो यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इस कोस्टल रेगुलेशन जोन के 2011 के नोटिफिकेशन के तहत ये जितना भी एरिया है ये सब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर में रोक लगाई जा चुकी है। आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते इस एरिया में, केवल यहीं से नमक निकाला जाएगा और नेचुरल गैस एक्सप्लोर किया जाएगा। जबकि मुंबई में यहाँ पर कुछ और कहानी चल रही है। बाकी थोड़ा सा और याद रखिए दोस्तों कि ये जो सॉल्ट पैन है ये केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। आज भारत के अंदर में 60,000 एकड़ की ज़मीन पर आपको सॉल्ट पैन लैंड्स देखने को मिलेंगे, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात तक फैले हुए हैं। वो सभी स्टेट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो समुद्र के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। इवन सॉल्ट पैन की जब बात आती है तो आंध्र प्रदेश के पास में एक सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलेगा रिगार्डिंग सॉल्ट पैन, उसके बाद तमिलनाडु है, देन उसके बाद में महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यह है कि सर इन सॉल्ट पैन का इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा इज़ एनवायरमेंटल बेनिफिट। क्या होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ पर सॉल्ट पैन से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। कभी भविष्य में बाढ़ वगैरह आती है तो बहुत सारा पानी ये रीजन अपने आप में सोख लेता है। ठीक है, तो बाढ़ से जो दिक्कतें होती हैं या डिस्ट्रक्शन होता है उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो पहला एनवायरमेंटल बेनिफिट हुआ। दूसरा इकोनॉमिकल बेनिफिट है, क्योंकि इसी सॉल्ट पैन में बहुत सारा नमक निकाला जाता है तो लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, स्पेशली गांव वाले क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि नमक की ट्रांसपोर्टिंग यहीं से होती है, हार्वेस्टिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके अलावा रॉ मटेरियल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। केवल नमक ही नहीं दोस्तों, और भी मिनरल्स को निकाला जाता है। तो सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट पैन में ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, केमिकल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, एग्रीकल्चर, वाटर ट्रीटमेंट, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी इस पर डिपेंडेंट हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टूरिज्म अट्रैक्शन। बहुत सारे सॉल्ट पैन इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग हुई है। ठीक है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। जब घूमने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उस एरिया में पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो उस एरिया की डेवलपमेंट पे वो सारा पैसा लगेगा। तो अगेन तो ये इकोनॉमिकल एक और कह सकते हैं एडवांटेज इन सॉल्ट पेन्स का। फिर क्वेश्चन आता है तो इन सॉल्ट पेन्स को हम बचाने के लिए कुछ नहीं करते क्या? हमारे पास में कोई प्रोग्राम, क्योंकि हर चीज़ को लेकर हमारे पास में योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, तो क्या इसको लेकर कोई योजना स्कीम नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे पास में स्कीम है, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ रिवॉर्ड्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सॉल्ट लेबरर्स, जहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हैं उन बच्चों को, ठीक है, उनके बच्चों को जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। फिर नमक मजदूर आवास योजना है जो अगेन कह सकते हैं कि इन सॉल्ट वर्कर्स के लिए उनके पास में घर वगैरह बनाता है, ठीक है, ताकि उन लोगों का कल्याण हो सके। फिर सॉल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन एससीओ नाम की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका मेन काम है भारत के सॉल्ट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, प्लानिंग करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करना, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है सॉल्ट वर्कर्स को वो प्रोवाइड करवाना। ये काम सॉल्ट कमिश्नर्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ
अब बात आती है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो साल 2009 में यूपीएससी ने पूछा था। साल 2009 में क्वेश्चन ये पूछा, अमंग द फॉलोइंग हु आर द अगरिया कम्युनिटी। अगरिया कम्युनिटी दोस्तों यहाँ पर गुजरात की कम्युनिटी है, याद रखिए। हमने इस आर्टिकल में नहीं पढ़ा है, बट इस आर्टिकल से मिलता जुलता एक लिंकिंग क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अगरिया कम्युनिटी की जब बात होती है तो गुजरात की यहाँ पर ये कम्युनिटी है, ठीक है। और ये सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कौन है अगरिया कम्युनिटी, तो ट्रेडिशनल सॉल्ट पैन वर्कर्स कम्युनिटी है गुजरात के अंदर में, जो यहाँ पर रहती है, ठीक है। बाकी सॉल्ट पैन की बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। भारत में कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये पूरा इशू क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है वो इस आर्टिकल को लेकर मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली इंपॉर्टेंट खबर में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा साइंस एंड टेक का पेज, एडिटोरियल पे भी कुछ रेलिवेंट नहीं है, ऐसा रेलिवेंट जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सके, मेंस में हेल्प कर सके, नहीं। वही जुडिशल करप्शन, जुडिशल इशू, मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन हो चुका है, इतने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक टॉपिक है जहां पे बोला जा रहा है, अर्ली स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज कैन एंश्योर हेल्दी फिगर फॉर मदर एंड चाइल्ड। देखो, जब बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती हैं। कहोगे सर 3 प्रकार की, आपने तो पहले 2 प्रकार की बताई हैं। हाँ, 2 प्रकार की भी बताई हैं मैंने, और 3 प्रकार की भी बताई हैं। देखिए, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। कहोगे यही तो हमने पढ़ी थी, यही हमें पता था। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों में होती है, ये सबसे ज़्यादा बुरा कंडीशन है, रेयरली देखने को मिलती है। टाइप 2 वाली कॉमन डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। तीसरी जो होती है दोस्तों, वो होती है जेस्टेशनल डायबिटी। फोकस ऑन दिस वर्ड, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जब एक महिला अपने प्रेगनेंसी के स्टेज के दौरान गुजर रही होती है, तो उसी समय पर उनका ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है। उस डायबिटीज़ के केस को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जब यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नॉर्मल तब होता है जब आप अच्छे से जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटी की अर्ली स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है। जितना जल्दी पता हो जाएगा, उतने उसके हिसाब से माइन्यूट सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे बच्चे के ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और डिलीवरी के बाद में मदर की हेल्थ के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन यह है, क्या ये डायबिटीज़ की वजह से, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? हाँ, ये डिटेल आप देखोगे दोस्तों, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि मदर में इस पर्टिकुलर स्टेज के समय पर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा वाला है वो बच्चे के अंदर पहुँच जाएगा, और बच्चे में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बच्चे का बॉडी का एक्स्ट्रा वेट होने लगेगा। बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और फिर वो अभी तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, जब वो अपने एडल्ट वाले सीन पर आएगा दोस्तों, तब यहाँ पर उसके लिए दिक्कत होगा। एडल्टहुड को जब वो अचीव करेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट की प्रॉब्लम होगी, है ना। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर कह सकते हैं शुगर बढ़ सकता है, या मैक्रोसोमिया हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं उस बच्चे के अंदर में। इसलिए शुरुआती तौर पर इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता लगाना ज़रूरी है, और अच्छे से यहाँ पर इसके प्रति एक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है, अदरवाइज़ कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस जो है, यूजुअली 24 से लेकर 28 सप्ताह जो होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान यहाँ पर इसको डायग्नोस किया जाता है। कुछ एविडेंस ये भी शेयर करते हैं कि देखिए, हम इसको शुरुआती तौर पर प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में मदर और बच्चे के ऊपर में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। बाकी डायबिटीज़ के बारे में आपको पता है, इंडिया में डायबिटीज़ एक मैसिव प्रॉब्लम है, वो तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ। डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आपको पता है ना। जब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो मैंने आपको बताया कि इसके बहुत कम केसेस हैं, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर ये होता है एक टाइप 2 डायबिटीज़, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं। फिर इसमें ही एक जेस्टेशनल डायबिटी आता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रेगनेंसी के समय पर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ये तब होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में रिजॉल्व हो जाता है। तो वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गया समाप्त, काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, नोट्स वगैरह कैसे जनरेट करना है बता चुका हूँ। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना।
मेंशन कर देना व्हाट्सएप पे कि आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो मिलेगा, अच्छे से चेक कर लेना। और सबसे बड़ी चीज़, एनालिसिस के बाद में आपको डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है नोट्स जनरेशन में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।